हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वह है आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो इसका आंसर होगा मालदीव। क्या होगा आंसर? मालदीव। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सार्क जो है इसका पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ, और इसे इंग्लिश में SAARC सार्क लिखा जाता है। और इसका पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो याद कर लीजिए दोस्तों, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इससे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं याद रखिएगा। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था शिखर सम्मेलन? ढाका में हुआ था। सार्क में कुल देशों की संख्या जो होता है वह 8 है। ये भी याद रखेंगे आप दोस्तों। और वह देश कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो आपने देखा दोस्तों कि सार्क से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं, जिसको आपको याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। एक बार और देशों को मैं रिपीट कर देता हूँ। वह 8 देश कौन कौन है दोस्तों? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ए नंबर में दे रहा है 80 किलोमीटर, बी नंबर में दे रहा है 90 किलोमीटर, सी नंबर में दे रहा है अर्थात तीसरा नंबर में दे रहा है 100 किलोमीटर, और तीसरा नंबर में दे रहा है, यहाँ दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर 4 नंबर होगा। चौथा नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों मैं बता दूं, क्षोभ मंडल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर से अगर देखा गया है तो 8 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 8 किलोमीटर है। तथा विषुवत रेखा से ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और मैं इसमें और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सी होता है। अर्थात क्षोभ मंडल में जब भी 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाएगा ऊपर तो उसका तापमान में कितना गिरावट होगा दोस्तों? 6.4 डिग्री होता है। इस मंडल को कई सारे नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? संवहन मंडल भी बोलते हैं, अधो मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संवहन मंडल भी कहा जाता है, अधो मंडल भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भारत है, ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है। क्या है दोस्तों? ब्राजील है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे।
गन्ना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नकदी फसल कहा जाता है। ये विश्व का एक नकदी फसल माना जाता है। क्यों कहा जाता है नकदी फसल? इसलिए कहा जाता है कि इससे चीनी, गुड़, शराब आदि का निर्माण होता है। चीनी का भी निर्माण होता है, गुड़ का भी निर्माण होता है और शराब का भी निर्माण होता है। तो इसलिए इसको नकदी फसल कहा जाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में ही होता है। ये तो अभी आपको बतेवे किए हैं। और भारत में जो गन्ना है उत्पादन, वो विश्व के दूसरे स्थान पे, अपना देश जो है भारत, वो क्या है विश्व में गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? एक नंबर में कहता है श्री गुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है चाणक्य, चौथा नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका याद रखेंगे आप। गुप्त वंश का संस्थापक क्या है? श्री गुप्त है। क्या है? श्री गुप्त है। श्री गुप्त से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कस कर लें हम लोग। तो इसमें यह है कि श्री गुप्त वंश की जो स्थापना है कब हुई थी? ये 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कौशाम्बी में। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी। कौशाम्बी में हुआ था दोस्तों। और इस वंश का संस्थापक जो नाम था, ये क्या था? श्रीगुप्त ने ही किया था। और 240 से लेकर के 280 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी प्रश्न आप दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये तो नारा है दोस्तों, ये तो आसानी से आपको याद होना चाहिए। किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? एक नंबर में है वस्तु की इच्छा, दूसरा नंबर में है निहित मूल्य, तीसरा है साधन व्यय करने की तत्परता और 4 नंबर में है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी होगा आंसर। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? एक नंबर में कहता है विनिर्माण, दूसरा कहता है बनाना, तीसरा कहता है उपयोगिता बनाना, चौथा नंबर में कहता है खेती करना। क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोगिता बनाना। क्या होगा इसका आंसर? उपयोगिता बनाना। चलिए आइए हम अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बात करते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ साथ उनके मूल्यों या विनियमन शक्ति में वृद्धि करना होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ साथ उसके मूल्य या विनियमन शक्ति में वृद्धि करना होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब ये होता है कि उपयोगिता के सृजन बनाना, अर्थात उपयोगिता बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहता है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम है। इसको याद रखिएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सूचकांक के निर्माण में, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो प्रश्न है दोस्तों कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त औसत, प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। क्या है? समांतर है। क्या है? इसको याद रखेंगे, समांतर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पेट्रोल से मापा जाता है। पेट्रोल किससे मापा जाता है? किलोमीटर से, लीटर से, मीटर से? इनमें से कोई नहीं। ये तो स्पष्ट है। किससे मापा जाता है दोस्तों? लीटर से मापा जाता है। दोस्तों मैं पेट्रोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर दूं।
पेट्रोल या गैसोलीन जो है, पेट्रोल का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? गैसोलीन भी बोलते हैं। ये पेट्रोल या गैसोलीन जो है क्या होता है? ये पेट्रोलियम से प्राप्त तरल मिश्रण है। क्या है? तरल मिश्रण है। इसका प्राथमिकता क्या है? अंत दहन इंजन में ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसे तो पेट्रोल क्या होता है दोस्तों? ये अंत दहन इंजन में प्रयुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एसीटोन की तरह एक शक्तिशाली घुलनशील द्रव की तरह भी प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एसीटोन की तरह प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली घुलनशील द्रव की तरह भी प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? पेट्रोल को, पेट्रोल को बोला जाता है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। क्या बोला जाता है? अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ भी बोला जाता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। एक नंबर में कर है चीन है, दूसरा कहता है भारत है, तीसरा कहता है जापान है, चौथा में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो चाय का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? बताएंगे जरा सा। तो सबसे बड़ा देश है चीन। क्या है सबसे बड़ा देश? चीन। देखिए दोस्तों, विश्व में चाय का जो उत्पादक करने वाला देश है सबसे बड़ा, वह चीन है। लेकिन भारत जो है चाय के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा रखता है। क्या रखता है स्थान? दूसरा। अपना भारत जो है चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा रखता है। और मैं अगले प्रश्न जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखेंगे। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध, यहाँ बुद्ध टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब इसका प्रश्न का जो आंसर है कर है कुशीनगर, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु? कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध से कुछ मुख्य बातें आपको याद रखना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जगह का नाम क्या था? लुम्बिनी नाम था। क्या नाम था जगह का? लुम्बिनी। और इसकी मृत्यु जो है दोस्तों 483 ईस्वी में हुई थी ईसा पूर्व में, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुई थी इसकी मृत्यु। इसके जिस टाइम में दोस्तों इसका याद रखना है एक पॉइंट, और जिस टाइम में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस टाइम में कितने वर्ष का था ये? तो ये थे 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष अर्थात 80 वर्ष के थे। और गौतम बुद्ध धर्म में जो है अनुयायी इसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अर्थात मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध से संबंधित एक और प्रश्न आप याद रखेंगे हमेशा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया। ये याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध से। एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वह है पोखरन। पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नहर है, बिहार का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? राजस्थान का एक नगर है। क्या है दोस्तों? राजस्थान का एक नगर है। दोस्तों मैं बता दूं पोखरन जो है भारत के राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर, जैसलमेर जिले में है। और पोखरन परमाणु परीक्षण केंद्र के लिए भी जाना जाता है। वहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए इसको परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कहता है गोवा में पहला शासक किसका था? भारतीयों का, नेपाली का, पुर्तगालियों का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पुर्तगालियों का था।
किसका शासक था? सबसे पहले शासन पुर्तगालियों का था। और इसके बारे में कुछ बता दूं कि गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। मतलब पुर्तगाल जो देश ने पुर्तगाली जो थे वह गोवा को पहला उपनिवेश बनाया था। कब बनाया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके, किसको पराजित किया था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर कब्जा किया था। 450 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक किया? 4 से 50 सालों तक। सोच सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा लंबा समय तक शासन किया। और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। कब सौंपा गया दोस्तों? ये डेट याद रखेंगे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज का कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया। मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहता हूं और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं, जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।